कुछ एक फॉर्मूले लिख दिए थे कि अगर लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, या बाकी चीजों पे क्या क्या फैक्टर हमारे पास असर आ जाते हैं, मास पे डिपेंडेंट नहीं है या फिर लेंथ पे डिपेंडेंट है, ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। तो शुरुआत एक क्वेश्चन से बच्चे हम यहाँ पर करते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास। इफ, देखिए ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, मेरे पास अगर पेंडुलम के लेंथ को बच्चे हम क्या कर देते हैं, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस बाय, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस बाय 0.1%। कैलकुलेट, यहां पर मुझे कैलकुलेट करनी है बच्चा आपके पास, कैलकुलेट द एरर, कैलकुलेट द एरर, द एरर, कैलकुलेट द एरर इन द टाइम पर डे, इन द टाइम पर डे, इन द टाइम पर डे। अब इसको पर आवर पे भी लिया जा सकता है, पर डे के साथ साथ इसको पर आवर पे भी लिया जा सकता है, इसको पर 20 आवर्स पे भी लिया जा सकता है, हाफ अ डे पे भी लिया जा सकता है, ईयर पे भी लिया जा सकता है। यानी कि ये जो पर डे है, ये पर डे को आप चेंज कर सकते हो, ये टीचर का अपना एक रेफरेंस लेवल है। अच्छा, क्वेश्चन को करना कैसे हमने यहाँ पर डे पे, तो मेरे पास जो टाइम होता है, इट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। अच्छा, करना कैसे, यहाँ पर अब लगता है एरर का कॉन्सेप्ट। जैसे एरर का कॉन्सेप्ट था डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, बाकी सब हटा दो, एल की पावर हाफ है, तो एल की पावर है हाफ इंटू एल। तो अब एल की जगह मेरे पास डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये अब मुझे यहां पर समझ में आना चाहिए, ये बच्चे मुझे समझ में आना चाहिए, हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पे लेके जाना है। और हाफ क्यों आ रहा है, क्योंकि एल की पावर हाफ है। सर अगर एल की पावर 2 होती तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ऐसा हमने कहा कि है जब हमारे पास एरर एनालिसिस होती है। अब हमारे पास यहाँ पर ये चीज और ये चीज तो होगी कैंसिल। अब आगे चलते हैं, या फिर इसको 0 पॉइंट आप क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, इसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, इसको हम 0 पॉइंट आपके पास 1, क्योंकि ये चेंज हो रहा है 0.1% से। तो अब डेल्टा टी अपॉन टी, ये देखिए ये है पर डे, ये है पर डे, यानी कि एरर पर डे, नीचे वो टाइम इंटरवल है जिसके ऊपर आप ये एरर निकालना चाहते हो। तो पर डे का मतलब है आपको इसको सेकंड्स में लेके जाना पड़ेगा, जिससे कुछ सेकंड्स में आता है। तो एक दिन के अंदर ये डेल्टा टी आपको निकालना, और टी है 1 डे। कैसे पता, क्योंकि टीचर पर डे बोल रहे हैं, और अगर पर ईयर बोलता तो हम यहाँ पर 1 ईयर लिख देते, अगर 1 पर आवर लिख देता तो यहाँ पर 1 आवर लिख देते। ये तो हमारे पास डिपेंड है कि कौन से टाइम पीरियड पे आपको ये चीज निकालनी है, एरर निकालनी। तो एक दिन के अंदर 836 आपके पास यहाँ पर 864, आई एम सॉरी 8 आपके पास यहाँ पर 400 सेकेंड्स होते हैं। तो 86400 सेकेंड्स हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो ये कितने के बराबर है, 0.1 के आसपास है। तो ये 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो 0 पॉइंट आपके पास 05 मल्टीप्लाइड बाई 864। वैसे अगर आप देखो तो वैसे आप कर सकते हो, इसको हाफ से डिवाइड कर दोगे तो 432 आ जाएगा, और आप इसको 432 से कर दें तो 43 आपके पास यहाँ पे 2 आ जाता, और बच्चा हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आ जाता। तो इतने सेकंड्स की इसके अंदर क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। तो इतने सेकंड्स की बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आपके पास आ जाएगी इतने सेकंड्स की। और आपकी घड़ी स्लो हुई है कि फास्ट हुई है, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आपकी घड़ी जो है वो क्या होगी, स्लो होगी। आपकी घड़ी यहाँ पर स्लो हो गई है, और आपके पास इतने सेकंड्स लूज हो गए। तो हमारे पास लूज, ये लूज कर चुकी है बच्चा हमारे पास 43.2 सेकंड्स। तो यही क्वेश्चन टीचर आपको समर्स के लिए भी दे सकते हैं कि समर हुई,
आपके पास लेंथ इतने से इंक्रीज हुई, बताओ घड़ी स्लो हुई फास्ट हुई, तो ये समर का केस भी आ सकता है। और समर्स के अंदर आप बोलोगे कि इतना टाइम हमने क्या कर दिया, लूज कर दिया, इतना टाइम हमने क्या कर दिया, वी हैव लॉस्ट सच टाइम, वी हैव लॉस्ट सच टाइम समर्स। और विंटर्स के अंदर क्या होगा, घड़ी फास्ट हो जाएगी और हम टाइम को गेन कर जाएंगे। क्लियर है ये वाली चीज, क्वेश्चन क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट? तो वो 86400 कैसे आया? वो कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। एक दिन की हम बात कर रहे हैं, तो एक दिन के अंदर हमारे पास 24 आवर्स होते हैं और हमारे पास एक आवर के अंदर 60 मिनट्स हो जाते हैं और 60 मिनट्स के अंदर बच्चा हमारे पास एक मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकेंड्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? वो 24 है, 240 नहीं है। मैंने बच्चे उसको हटा दिया लास्ट में। यस सर। ठीक है, चले अब आगे की तरफ। क्लियर है? ओके सर। सो ये पेंडुलम का हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब पेंडुलम का हमारे पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको हॉट्स भी साथ साथ करवा रहा हूँ, यानी कि वो चीजें जो हॉट्स के अंदर आती हैं। और ये जो अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसका और +2 के वेव ऑप्टिक्स के बीच का एक डीप कनेक्शन हमको मिलता है, बहुत डेप्थ वाला कनेक्शन हमको यहाँ पर मिलता है। अब जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन यहाँ कर लिया और यहाँ पर वो समझ के चला, तो उसका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन उसी दिन वहां पर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो, यानी +2 के वेव ऑप्टिक्स में आप बोलते हो मैंने SHM में क्वेश्चन किया था, मैक्सिमम बच्चे बोलते सर वो तो हमने भी किया था लेकिन हम भूल गए। वो जो भूलने भालने वाली बीमारी है वो इस क्वेश्चन को खराब कर देती है। अब क्वेश्चन है क्या, हॉट्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमारे पास देखिए, समझने की कोशिश करना। We have two pendulums, मेरे पास यहाँ पर दो पेंडुलम है। We have the two pendulums, यहाँ पर मेरे पास दो पेंडुलम्स है। We have two pendulums of length 100 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ मेरे पास है 100 सेंटीमीटर एंड आपके पास 110.5 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, सेंटीमीटर। दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करते, दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये हमारे पास ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते, दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन फेज। अब इन फेज का मतलब क्या है, हाँ बोलो बच्चे, बोलो, शाबाश, बोलो बेटा, सर बोलो। कुछ नहीं सर, वो अच्छा, सर हाँ कोई एरर बात हुआ नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आफ्टर हाउ मैनी ऑसिलेशन, आफ्टर हाउ मैनी ऑसिलेशंस, आफ्टर हाउ मैनी ऑसिलेशन, कितनी ऑसिलेशन के बाद बच्चे दे विल बी इन सेम फेज अगेन, दे विल बी इन सेम फेज अगेन, दे विल बी इन सेम फेज अगेन, यानी कि ये सेम फेज के अंदर दोबारा फिर से कब आएंगे। इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आता है, फोकस करते हैं। फेज का मतलब क्या होता है या बाकी चीजों का मतलब क्या होता है, इसको बताने का तरीका हमारे पास बड़ा सिंपल है। मैं इस पूरी प्रॉब्लम को दो हिस्सों में बांट देता हूँ। हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी कि अगर मेरी लेंथ बड़ी है तो मेरा टाइम पीरियड भी ज्यादा बड़ा है, मैं ज्यादा दूर तक जाऊंगा और मेरे पास जो होगा टाइम पीरियड, मतलब कि मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा एक ऑसिलेशन के लिए। इसका मतलब क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास दो SHM, मैं पेंडुलम नहीं बना रहा हूं, मैं SHM ही आपको दिखा रहा हूं। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि ये मेरे पास यहाँ पर पेंडुलम है आपके पास, और यहाँ पर पेंडुलम जो है बच्चे आपके पास ऑसिलेट हो रहा है, और नीचे वाला पेंडुलम भी आपके पास क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। ये इनकी दोनों की मेन पोजीशन और ये भी आपके पास इन दोनों की मेन पोजीशन है, ये जिससे हमने बताया गया। एक पेंडुलम जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, उसका टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2π√100 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास जी, तो दूसरे का टाइम पीरियड कितने के बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2π√110.25 सेंटीमीटर अपॉन जी। अब क्वेश्चन शुरू होता है, और अब क्वेश्चन क्या शुरू होता है बच्चे,
दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन फेज, यानी कि यहाँ पर ये जो पहला पार्टिकल है ए, जिसका टाइम पीरियड है t1, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है यहाँ से यहाँ की तरफ, और बीच वाला पार्टिकल जो दूसरा पार्टिकल है बी, वो भी बच्चे इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं, तो इसको इन फेज बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास ये आगे बढ़ते हैं, तो ये जो ए वाला है, ये तो यहां से वापस आ जाता है, हाँ या ना, है ना। पहले तो ये साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको पता लगता है ए, तो वो तो यहां से वापस मुड़ गया, लेकिन बी यहां से वापस नहीं मुड़ेगा, थोड़ा सा वो आगे से जाके मुड़ेगा। तो अब ये दोनों इकट्ठे हो गए कि अब इनके मोशन का डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, हाँ या ना। अब ये इकट्ठे पहले चले स्टार्ट हुए ऐसे, एक रुक गया और रुक के वापस हो गया, और दूसरा बच्चा अभी भी आगे चल के वापस आएगा। और जैसे ही इनकी मोशन चेंज हुई, एक मुड़ गया और दूसरा बहुत टाइम के बाद आगे मुड़ेगा, तो ये आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ फेज। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि एक पेंडुलम ने वापस चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दूसरा पेंडुलम अभी भी कहाँ की तरफ को चल रहा है, आपके पास आगे की तरफ को। शुरुआत दोनों की एक ही जगह से हुई थी, दोनों ने इकट्ठे आगे बढ़ना स्टार्ट किया था, ऐसे और ऐसे। लेकिन एक कुछ टाइम के बाद एक ने, क्योंकि उसकी लेंथ छोटी थी तो उसका टाइम पीरियड छोटा है, उसको कम टाइम के अंदर ऑसिलेशन करनी है, तो वो तो वापस आ जाएगा, तो वो तो वापस आ गया। लेकिन दूसरा बढ़ता रहा और यहाँ पर आउट ऑफ फेज हो गया, एक आगे चलता रहा, एक वापस आ गया। इससे पहले दोनों इकट्ठे आगे जा रहे थे, एक रुक गया, वापस आ गया, और दूसरा आगे चलता रहा। अब इनकी ऑसिलेशन क्या हो जाएगी, ऑसिलेशन का फेज सेम होगा कि बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। अब दोनों आपको अलग अलग मोशन करते हुए नजर आएंगे। ये पॉइंट क्लियर है आपको, ये पॉइंट क्लियर है आपको, ये पॉइंट क्लियर है आपको, यस और नो, यस और नो। मतलब Yes, yes, sir. हाँ बोलो बोलो शौर्य, बोलो बच्चे, बोलो। मतलब सर इसका मतलब फिर उनका अगर इनिशियली अगर उनका फेज अगर सेम होगा, बाद में तो फिर चेंज हो जाएगा। फिर तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, फिर टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का डिफरेंस है, लेंथ का ना, लेंथ से टाइम पीरियड है आपके पास। मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे हो, मेरी बात को आप, अगर तुम थोड़ा गहराई से डेप्थ से सोचोगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। एक आदमी को ये बोला जाए कि तूने 100 मीटर के बाद अब वापस आ जाना, हर 100 मीटर चल के वापस आ जाना, और एक आदमी को तुम बोलते हो तुमने 100 नहीं, तुमने 110 मीटर चल के वापस आना है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, तो क्या वापस भी सेम टाइम पे आएंगे, बताओ। सर नहीं आएगा। सर T1 एक शॉर्टर एक है जो T2। 100 वाला फटाफट आ जाएगा, क्योंकि उसको कम डिस्टेंस कवर करना है, 110 वाला चल के फिर वापस आएगा। तो जहां पर इनकी मोशन बिगड़ी, कहां पर बिगड़ी, 100 सेंटीमीटर वाले ने जैसे बच्चे अपने आप को वापस किया, लेकिन बी चलता रहा, तो यहाँ पर मोशन बिगड़ जाती है, बोलते हैं अब आउट ऑफ फेज हो गई। पहले ये किस में थे, फेज में थे, मतलब इकट्ठे चल रहे थे, इकट्ठे मोशन कर रहे थे, एक एक पॉइंट को बच्चे एक ही टाइम के अंदर कवर कर रहे थे, लेकिन कहां पर ए ने वापस मोड़ा और दूसरा चलता रहा, तो ये बोलते हैं आउट ऑफ फेज हो गया। तो हमारे पास अब क्वेश्चन तो अब शुरू होता है, वो बोलता है आफ्टर हाउ मैनी ऑसिलेशंस, आफ्टर, आफ्टर क्या बोल रहे हैं बच्चे, हाउ मैनी ऑसिलेशन दे विल बी इन सेम फेज अगेन। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। वो ये बोलना चाह रहा है कि भैया कितनी ऑसिलेशंस गुजर जाएं तो आपके पास सेम फेज के अंदर आ जाए। अब इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रोवर्शियल चीजें, मसलन ये किसकी ऑसिलेशन की बात कर रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली बॉडी अलग अलग ऑसिलेट कर रही है, मेरी बात को समझ पा रहे हो। यानी कि ऊपर वाली बॉडी के जो ऑसिलेशंस है और अब नीचे वाले के ऑसिलेशंस, शुरुआत इकट्ठी हुई है, लेकिन जब इनकी मोशन बिगड़ गई तो नीचे वाला जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है और ऊपर वाला थोड़ा लेट ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं इनको 1 घंटे का टाइम दूं, तो आपको क्या लगता है कि उस 1 घंटे में ए ज्यादा ऑसिलेट करेगा कि बी ज्यादा ऑसिलेट करेगा, ए ज्यादा ऑसिलेट करेगा कि बी ज्यादा ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अब आप देखिए बच्चे, मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। एक पर्सन से बोला जाए कि तुमने सिर्फ अपने घर की सीढ़ियों पे ऊपर और नीचे ट्रेवल कर, ठीक, और दूसरे पर्सन को बोला जाता है कि तुम पानी की टंकी की जो सीढ़ियां होती हैं, जो बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पर ऊपर नीचे ट्रेवल करना, दोनों को सेम टाइम पर
बोला जाता है कि अब अपनी मोशन शुरू करो। अब बताओ बच्चे कि ज्यादा बार सीढ़ियां ऊपर नीचे कौन चलेगा, यानी कि आपके पास वो जो घर की सीढ़ियां ऊपर नीचे चल रहा है या पानी की टंकी वाला? बोलो शौर्य, बोलो बोलो अच्छा, बच्चे। जो सीढ़ियां ऊपर नीचे चल रहा है। नहीं वो तो है, पानी की टंकी वाला या आपके घर की सीढ़ी वाला, वो ज्यादा ज्यादा घर वाला। क्या बच्चे? घर वाला ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि घर वाले ने कम डिस्टेंस ट्रेवल करना। पॉइंट तो यही है ना बच्चे, किसकी ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऑसिलेशंस का नंबर जो होगा वो तो सेम नहीं होगा। सो हाउ मैनी के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं आफ्टर हाउ मैनी ऑसिलेशन ऑफ बिगर पेंडुलम। ये बच्चे हम यहाँ पे डाल देते हैं बिगर पेंडुलम ऑफ बिगर पेंडुलम। अब दोनों के लिए घड़ी तो सेम है, आया ना बच्चे, दोनों के लिए घड़ियां तो सेम है बच्चे, लेकिन नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपके पास सेम नहीं होंगे। तो अब ध्यान से समझना। सो लेट, अब देखो मान लेते कि t इज इक्वल टू 0 से ये सेम फेज में थे, ये आपके पास सेम फेज पे थे एट t इज इक्वल टू 0, और फिर कोई टाइम आया होगा t जहां पर ये अगेन सेम फेज के अंदर आ जाते हैं। ये बच्चे हमारे पास अगेन किसके अंदर आ जाते हैं? सेम फेज के अंदर, कुछ टाइम गुजरने के लिए। अब क्योंकि ए का अब घड़ी सेम है, मतलब कि घड़ी आपके पास सेम है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ जैसे कि कोई पर्सन बोलता है कि किसी पर्सन ने यहां से यहां के बीच में ऑसिलेट करना है, बार बार इसके बीच में ऑसिलेट करना है, और कोई दूसरा पर्सन है वो सेम टाइम के अंदर इससे बड़े डिस्टेंस पे ऑसिलेट करना चाहता है, बड़े टाइम पे। दोनों के हाथों में घड़ी तो सेम है, दोनों के हाथों में घड़ी तो सेम है, दोनों t इज इक्वल टू 0 पे मोशन शुरू करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे, और फिर हम बोलते हैं कोई ऐसा टाइम t आता है, देखो ये t टाइम आता है जब ये यहां पर पहुंचा तो ये भी यहीं पे पहुंच गया। अब ये आप बोलोगे अब क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पर, अब सेम टाइम पर ऑसिलेट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, कुछ हुआ होगा कुछ ऑसिलेशन के बाद फिर ये सेम डायरेक्शन के अंदर चलने लग जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अब ये आपके पास सेम फेज के अंदर पहुंच गए। लेकिन ये टाइम को अपने टाइम पीरियड में मेजर करेगा, ये भी बच्चे अपने टाइम पीरियड पे मेजर करेगा। मान लेते हैं कि इसकी n1 ऑसिलेशन हो चुकी है और इसकी हमारे पास कितनी ऑसिलेशन हो चुकी है? n2 ऑसिलेशन हो चुकी है। दोनों के लिए टाइम आपके पास सेम है, और हमारे पास इसका अपना टाइम पीरियड है विच विल बी t1 और इसका अपना टाइम पीरियड है t2। दोनों इसी टाइम को अपने टाइम पीरियड से मेजर करते हैं, दोनों के दोनों के लिए अपना अपना क्राइटेरिया। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि a की नंबर ऑफ ऑसिलेशन n1 है, तो वो इस t को कितने में कैलकुलेट करेगा बच्चे बताओ? शाबाश, वो t को बोलेगा मैंने इसी टाइम के अंदर n1 ऑसिलेशन की और मेरा एक टाइम पीरियड t1 के बराबर था, और मेरे पास यहाँ पर मैं एग्जांपल भी दूंगा, और बी बोलता है कि भाई मैंने इसी टी टाइम में जिसमें हम दोबारा फेज में आए इसमें मैंने n2 ऑसिलेशंस की, n2 ऑसिलेशन की और मेरा टाइम पीरियड कितने के बराबर था? t2 के बराबर। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। हमारे पास सपोज मेरे पास कोई एक पेंडुलम है, ए पेंडुलम है, एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चे, इसका ऊपर वाले डेटा से कोई लेना देना नहीं। तो ए मेरे पास कोई यहाँ पर बॉडी है और उसका टाइम पीरियड मेरे पास मान लो 5 सेकंड के बराबर है, 5 सेकंड के बराबर है, और मेरे पास बी है और उसका टाइम पीरियड जो हमारे पास बी है उसका टाइम पीरियड मेरे पास यहाँ पर कितने के बराबर है? 10 सेकेंड्स के बराबर। अब यहां पर इन दोनों का अपना अपना टाइम पीरियड है। अब यहां पर एक टाइम इंटरवल दोनों ने मेजर करना, दोनों ने एक टाइम इंटरवल मेजर करना, और इसका अपना टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन करने का टाइम पीरियड कितना है? 5 सेकेंड। तो बताओ कि टाइम पीरियड अगर मेरे पास यहाँ पर 20 सेकेंड्स का हो, 20 सेकेंड्स का अगर टाइम इंटरवल दोनों पेंडुलम ने मेजर किया, तो इस टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए इसको कितनी बार ऑसिलेट करना पड़ा? बताओ शाबाश, कितनी बार ऑसिलेट करना पड़ा बच्चे? यहाँ पर इसको कितनी बार ऑसिलेट करना पड़ा? बताओ, देखो जरा, बताओ कितनी बार ऑसिलेट करना पड़ा बच्चे? अगर मेरे पास 4, तो ये बच्चे आपके पास 4 बार ऑसिलेट करेगी। एक ऑसिलेशन 5 सेकंड हो गए, 2 ऑसिलेशन 5 सेकंड हो गए, 3 ऑसिलेशन, फिर बच्चे आपके पास 5 सेकंड हो गए, तो 4 ऑसिलेशन के अंदर ये 20 सेकंड का टाइम मेजर कर लेगी।
अब नीचे वाली जो पेंडुलम है ये इसी 20 सेकंड को कितनी ऑसिलेशन में कवर करेगी? तो आप बोलोगे सर ये 2 ऑसिलेशन, लेकिन दोनों ने टाइम सेम मेजर किया। यस, दोनों ने सेम टाइम मेजर किया, दोनों ने टाइम डिफरेंट मेजर नहीं किया, और दोनों सेम टाइम पे चली है और सेम टाइम के अंदर मेजर कर रही है, बस नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिफरेंट हो गए। और क्यों? क्योंकि एक की लेंथ बड़ी और दूसरे की छोटी, क्योंकि ये t इज इक्वल टू 0 पे चली और टी पे आपके पास दोबारा फेज पे आ गई, तो इस टाइम इंटरवल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो आप बोलोगे ये टाइम इसके लिए भी n1 t1 है, इसके लिए भी n2 t2, तो मेरे पास क्या आएगा? n1 t1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n2 इंटू t2। अब टाइम किसके बराबर होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो एक की लेंथ मेरे पास 100 सेंटीमीटर है और दूसरे के बच्चे n2 और दूसरे की लेंथ कितने के बराबर है? जगजोत कितने के बराबर है? 110.25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। अब आगे चलते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर n1, अब ध्यान से समझना, 100 का रूट कितना होता है आपके पास? 10। अब 110.25 का रूट कितने के बराबर होता है? ये जरा हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर इसका रूट किसके बराबर हो जाता है? So we have to just wait. So मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 आपके पास 0.25, तो ये हमारे पास करीबन आपके पास कितना आ जाता है? रूट 10.5। तो ये मेरे पास n2 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। तो मेरे पास यहाँ पर इतना पता लग गया कि दोनों की जो ऑसिलेशंस होंगी उनके बीच में ये कोई आपके पास रिलेशन है। आप इसको और भी चेंज कर सकते हो, और आप कैसे चेंज कर सकते हो इसको? ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास n1 बाई n2 इज इक्वल टू 10.5 एंड डिवाइडेड बाई मेरे पास यहाँ पर 10 आपके पास आ गया। मतलब ये हमको पता लग गया कि इतनी ऑसिलेशन, लेकिन पंगा अभी भी पड़ा हुआ। वो बोल रहा है कितनी ऑसिलेशन के बाद? ये तो रेशो निकल गई। इसका मतलब n1 और n2 के बीच में कोई रिलेशन होगा, n1 और n2 के बीच में कोई रिलेशन होगा जिससे इस रेशो को सॉल्व किया जा सकता है, जिससे हम इस रेशो को क्या कर सकते हैं बच्चे? सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या चीज है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो मेरे पास मेरे क्वेश्चन का जवाब 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। और वो क्या है? ध्यान से समझना। और वो रिलेशन है बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम कॉन्सेप्ट ये बोल देते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट है देयर विल बी सेवरल ओकेजन, देयर विल बी सेवरल ओकेजन, सेवरल ओकेजन, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ओकेजन आएंगे व्हेन दे विल बी इन फेज, व्हेन they will be in phase, when they will be in phase, will be in phase, जब ये हमारे पास एक फेज में आते हैं। एक बार नहीं, ये 1000 बार आएंगे। यहाँ पर ये फेज में आए, फिर फेज बिगड़ जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे अगर आप देखेंगे तो फेज फिर से बच्चा आपके पास सेम हो जाएगा। ये एक बार नहीं, बार बार आएगा। तो मैं कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ? इस प्रॉब्लम से निकलने का एक तरीका है, और वो तरीका बच्चा हमारे पास क्या है कि n1, ये बच्चा हमारे पास n1 को अगर मैं यहाँ पर n मान लेता हूँ, लेट, ध्यान से समझिए, अगर मैं n1 को यहाँ पर n मान लेता हूँ, फोकस करना, तो जो n2 है, n2 किसका है? जिसका टाइम पीरियड आपके पास बहुत बहुत क्या है बच्चे? बड़ा। तो n2 को बच्चे हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं? n-1। आप यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी आप n कर सकते हैं, दोनों चीजें। +1 और -1 करने का पीछे का फंडा सर, ये फंडा इसलिए बच्चे हमारे पास क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि पहली बार ये कब फेज में आते हैं। तो सर ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा? मैं बताता हूँ क्या फायदा होगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैंने आपको बोला ये 4 है और ये आपके पास 2 है, टाइम तो इन्होंने 20 सेकेंड ही किया, तो अगर मैं आपको बोलूं 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये किसके बराबर होता है आपके पास? तो आप बोलोगे सर ये 20 के बराबर। और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये भी आपके पास किसके बराबर होता है? 20 के बराबर। पॉइंट यही है, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होती हैं उनको टाइम पीरियड से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो टाइम इंटरवल बराबर हो जाते हैं। ये मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, या तो मैं छोटे वाले के साथ n+1 कर दूं, बड़े को n ले लूं, या छोटे के साथ n ले लूं और बड़े के साथ बच्चे यहाँ पर क्या कर लो? सिंपल बच्चे n ले लो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ही पता लग रहा है जिसका टाइम पीरियड बड़ा है उसके आगे नंबर बड़ा होता है कि छोटा होता है? तो आंसर है सर छोटा होता है।
छोटे टाइम पीरियड के साथ सेम टाइम इंटरवल लेके आने के लिए बड़ा नंबर चाहिए। तो अगर ये n है छोटे के साथ तो बड़े के साथ n-1। अब रह गया लास्ट स्टेप, और ये लास्ट स्टेप बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, अगर मैं इसके अंदर से इसको n डिवाइडेड बाई n-1 कर दूं तो ये मेरे पास 10.5 अपॉन 10। तो हमारे पास अब बताओ ये कितना आ जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा 10n इज इक्वल टू 10.5 इंटू n माइनस ऑफ 10.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 10.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 0 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 5 इंटू n, और इसको यही बच्चा हमारे पास आएगा 0.5, आपके पास यहाँ पर 10.5 आ गया और ये यहाँ पर 0.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। तो बताओ n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जल्दी बोलो। तो आपके n की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 105 अपॉन 5, और इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 21। ये 21 ऑसिलेशंस होंगी किसकी, स्मॉल की बिग की बच्चे आपके पास, स्मॉल की बिग की। तो ये 21 ऑसिलेशन है आपके पास किसकी बच्चे, 21 ऑसिलेशन है स्मॉल की। और इसका मतलब टीचर मुझे अब किसकी ऑसिलेशन पूछ रहा है, बिगर पेंडुलम की। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ शाबाश। सो बिगर पेंडुलम के लिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बिगर पेंडुलम के लिए तो n-1 यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी 20 ऑसिलेशन। ये 20 ऑसिलेशन है, ये वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। इसके अलावा बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई और तरीका है ही नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। फिर भी अगर कोई बच्चा इसमें कुछ पूछना चाहता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, हाँ या ना। और जो बच्चा नॉन मेडिकल का है वो मुझे बताए 105 और 10 का एलसीएम क्या होता है। जो बच्चा नॉन मेडिकल का है जरा बताइए 105 और 10 का एलसीएम कितना होता है, कोई बच्चा बताए 105 और 10 का एलसीएम कितना होता है, श्योर है 105 और 10 का एलसीएम, मेरे को लगता है कि 210 कितना हो जाए 210 210। और यहीं से बच्चा अगर आप देखें तो 210 के अंदर हमारे पास यहाँ पर 21 जो है आपके पास आ रहा है, क्लियर है। अच्छा फिर आप 10.5 अब अगर आप 10.5 और 10 का एलसीएम निकालो तो कितने के बराबर होता है 10.5 और 10 का, जरा बताओ कितना आता है बच्चे 21 लगा लो 21, बिल्कुल एग्जैक्टली 21 आएगा। ये मैंने आपको एक और तरीका बता दिया, यहाँ पर एक और तरीका बता दिया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो दैट इज द मेथड नंबर 2, जिसमें यह समझाया जाता है कि एलसीएम आपके पास क्या चीज आ जाती है, इट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि मैं आपको कोई भी 2 नंबर दे देता हूँ तो एलसीएम के बारे में आपको पता है, यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 10.5 और दूसरा बच्चा हमारे पास है 10, इन दोनों का एलसीएम आपके पास 21 के आसपास है। तो ये 21 इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है और 21 भी मेरे पास आंसर है। अब पॉइंट ये कि ये 10.5 कहां से आ रहा है, इट इज द रूट ऑफ 110.25 और ये 10 आपके पास कितना आ रहा है, ये अंडर रूट ऑफ आपके पास 100 है। तो आप क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। पर ये 21 किसकी ऑसिलेशन है, स्मॉलर की, और अगर आपको बिगर की निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा 21 - 1। तो ऐसा करके आप बिगर की निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन अब आपको आ जाना चाहिए। मेथड नंबर 2 वो n is equal to n, n1 is equal to n और n2 is equal to n-1 वाला कंसेप्ट इसमें भी लगेगा फिर बेटा, ये तो फिर मैंने मेथड नंबर 2 कर दिया ना, इसके अंदर से बिल्कुल लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट एक माइनस करना पड़ेगा आपको, है ना, लग तो ये जाएगा। पर ये तरीका देखो कि इसमें से बच्चा बड़ी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। क्योंकि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूं कि मेरे पास 2 पेंडुलम है और एक पेंडुलम की लेंथ मेरे पास यहाँ पर मान लिया जाए 100 सेंटीमीटर है और दूसरे पेंडुलम की जो लेंथ, जो दूसरा मेरे पास पेंडुलम है उसकी लेंथ मेरे पास 121 सेंटीमीटर, अगर मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ तो टीचर अब आपको बोलता है कि आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशन दे विल बी अगेन इन फेज, मतलब कि कितने
ऑसिलेशन के बाद ये सेम फेज के अंदर आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर तो पहले रूट ले लेना, यानी कि रूट ऑफ L1 तो कितना आ गया बच्चे 10, रूट ऑफ L2 तो बताओ रूट ऑफ L2 कितने के बराबर आ जाएगा, तो 121 का रूट 11 कितना हो जाता है 11। 11 अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन 11 और 10 की बच्चे एलसीएम कितने के बराबर आ जाती है, 11 और 10 की एलसीएम कितने के बराबर आ जाती है, बोलो शाबाश। 11 और 10 की एलसीएम कितने के बराबर है, 110 110 ये बच्चा हमारे पास 110, आपके पास ऑसिलेशन आ गई, चलो हमने पता कर लिया। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन 110 आई, लेकिन ये किसकी आई बच्चे हमारे पास, तो ये आप बोलोगे ये हमारे पास आई है किसकी बच्चे, स्मॉलर की। तो बिगर के लिए क्या करना पड़ेगा, बिगर के लिए क्या करना, 109 109। तो ये बच्चा हमारे पास 109 आ जाएगा, जो कि आपके पास किसके लिए आ जाएगा, बिगर के लिए। तो ये चीज है। अच्छा इसमें भी बड़ा पंगा, टीचर कई बार टाइम इंटरवल पूछ लेगा कि नहीं मुझे टाइम इंटरवल बताओ वही टी, तो वो टी निकालने के लिए आप जैसे मैं स्मॉलर के लिए के टर्म्स में निकाल सकता हूं, तो n मल्टीप्लाइड बाय टाइम आप किसी का भी ले लीजिए, अगर स्मॉलर का है तो आप स्मॉलर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यही टाइम इंटरवल कि कितने टाइम के बाद ये दोबारा फेज में आए, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ द फिगर, तो कितने टाइम के बाद, ये तो है कितनी ऑसिलेशंस के बाद, और ये बच्चा हमारे पास है कितना टाइम इंटरवल बीतने के बाद ये दोबारा सेम फेज में आते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन है। इसको करते हुए सही में मतलब ये हॉट्स है, इसको करते हुए बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको बताया ये हॉट्स का क्वेश्चन है, लेकिन आप निकाल ऐसे सकते। क्लियर होगी बात ये बच्चे, चले आगे की तरफ, आए ना, चले Yes, आगे sir. की तरफ, चलो अब चलते हैं आगे। सो अब हम क्या करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक और चीज, अब जो कल सिखाया गया था जैसा मैं सिखाता हूँ वैसा मैं आपसे पूछता भी हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि मेरे पास अब दो एसएचएम है, y इज इक्वल टू 5, शौर्य बोलो, साइन ऑफ सर मुझको ओमेगा पिछले टी। क्वेश्चन में था, आपने पहले बोला कि 105 और 10 का हमने एलसीएम निकाला सर, तो लेकिन सर हमने फिर हमने इस क्वेश्चन में हमने उसकी पहले रूट करके फिर हमने उसका एलसीएम निकाला सर, उसमें फर्क क्या हुआ? क्या बेटा बोलो शाबाश। सर 1 मिनट ऊपर करना सर। सर इस क्वेश्चन में आपने आपने पहले 100 और 121 को आपने पहले रूट किया, जिसके 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 तहत 10 और 11 आया सर। ऊपर सर, लेकिन ऊपर सर कैसे हुआ फिर? ऊपर बच्चे मेरी ओरिजिनल लेंथ क्या थी बेटा, हमारी और जो दो लेंथ थी सर, हम्म, वो एक 100 थी और एक 110.25। तो 100 का रूट कितना होता है, 100 का रूट तो सर वो सॉरी 10 होता है। मैंने 10 यूज किया बच्चे एलसीएम के लिए 10 कि यूज कुछ और किया, use? और मतलब 110.25 का फिर 110.5 है ना, सॉरी 10.5। हाँ जी, बस उसका एलसीएम निकाल दिया हमने, ओके सर, ठीक है, ठीक है। ओके सर, वो सर मैं, यस सर, क्योंकि मैं सोचा था कि डायरेक्टली कर सकते हैं इन्हें। हाँ क्यों नहीं कर सकते, अब आप अगर डायरेक्टली कर सकते हैं, पॉइंट तो ये है बच्चे कि आप अगर आप किसी लर्नड पर्सन से सीखने की कोशिश करते हो तो आपको डायरेक्ट मेथड बताएगा ना, हाँ या ना, बाकी तो आपको यस बोलेंगे सर, ये क्वेश्चन छोड़ दो, और हम बोलेंगे नहीं क्वेश्चन करो। डायरेक्टली हाँ इसका एलसीएम ले 110.25 पॉइंट और तो ये है ना 100 बच्चे का। आपके पास, पॉइंट तो ये है कि जो पर्सन लर्नड है वो तो आपको बोलेगा 2 मिनट के अंदर कि भैया आप इसका एलसीएम निकाल दो, इसका एचसीएफ निकाल दो, ये ट्रिक है इसकी, तो ये ट्रिक कामयाब होगी। मैं यहाँ पर बहुत बच्चों को सिखा चुका हूँ, वो बच्चे भी एम्स आईआईटी में बैठे हुए हैं, तो वो ट्रिक है ना, वो ट्रिक आपको सिखा दी गई है, वो ट्रिक को आप काम करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते कैसे, वो किसी ट्रिक पे बनते हैं, वो ट्रिक आपको सिखाई जा रही है जो बाकी बच्चों को नहीं पता, ठीक है, बाकी बच्चे ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो हमने वो ट्रिक को सीखना है, ठीक है, आएगी बात समझ में। यस सर, y2 मेरे पास यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ गया 5, और दिस इज 5 हमारे पास, दिस इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर √2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ √2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इज अ क्वेश्चन, find the ratio of the amplitude, find the ratio of the amplitude।
अब ये क्वेश्चन जब हम करते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो कैसे करते हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? सबसे पहले जो ऊपर वाला आपके पास फंक्शन है, इसका एम्पलीट्यूड A1 मेरे पास 5 के बराबर है, क्लियर? लेकिन दूसरे वाले के अंदर कल भी मैंने आपको समझाया था, अब मेरे पास अगर दो टर्म्स है तो इन दो टर्म्स के लिए मुझे अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है जरा चेक कर लेते हैं। ये ऐसे आ गया और हमारे पास यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड निकलेगा अब वो एक सर्कल बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कॉस है एक साइन है, 5 बाहर है लेकिन ये 5 इनसे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी आपके पास A2 एम्पलीट्यूड है उसके हमारे पास दो कंपोनेंट है। कौन कौन सा बच्चे? एक कॉस वाले के साथ क्योंकि वो बेस है तो 5√2 यहाँ पर क्योंकि उसके साथ कॉस है, और साइन वाले के साथ y के साथ 5√2। तो अब A2 आपके पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का एक तरीके से वेक्टर एडिशन, तो 5√2 का होल स्क्वायर एंड 5√2 का होल स्क्वायर, कल भी बताया था अंडर रूट ऑफ, तो 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 50 तो आपके पास कितना आ जाता है? 100। तो कितना आ गया एम्पलीट्यूड? 10 10। सेंटीमीटर। तो नीचे वाले का 10 सेंटीमीटर है, 5√2 नहीं है, 5 भी नहीं है, ये 10√2 है। जब भी ऐसा है थोड़े कान खड़े कर लेना क्योंकि इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। पहले बाहर वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करना, साइन वाली टर्म का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली टर्म का स्क्वायर, इसका रूट, जो आंसर आएगा वो सेकंड एम्पलीट्यूड है। पहले वाले के साथ ऐसा कुछ नहीं है तो सीधा 5 का 5 लिख दिया। अब मेरे पास A1/A2 की रेशियो निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 5/10, या फिर ये रेशियो किसके बराबर आ जाएगी? हाफ के बराबर। तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्लियर? तो ये सारे हॉट्स हैं बच्चे, ये सारे हॉट्स हैं, ये हमारे पास वो क्वेश्चन है भैया जो क्वेश्चन बच्चे को परेशान कर देते हैं। बच्चा परेशान हो जाता है ये क्वेश्चन उठाकर कि यार ये क्वेश्चन होंगे कैसे। अब सर हमारे पास, बोलो। तो 2 मिनट ऊपर करना सर। सर एम्पलीट्यूड हमारे निकाला पास है अब हम बोल सर, इसमें हमने एम्पलीट्यूड निकाला है ना, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड निकाला बच्चे। रेशियो एम्पलीट्यूड। ओके सर। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या चीज आ जाती है? विच इज नोन एज टू बी, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चे? द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम पीरियड एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब रह गया हमारे पास इस के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपके पास क्या रोल रहेगा। तो मैं आपको काम करने का तरीका बता देता हूँ। जो हमारे पास टाइम पीरियड है इट इज गिवन बाय नॉट 2π√, हमने लेंथ देख ली, हमने बच्चे सारी चीजें देख ली। अब हम बात करते हैं जी की, और यहाँ पर जी की जगह में जी इफेक्टिव लगा देता हूँ, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं क्वेश्चन को बहुत ढंग से सॉल्व कर सकता हूँ। जी इफेक्टिव कैसे? अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? इन द केस ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है? आप इस पेंडुलम को साइड पे ले जाए। अगर आप इस पेंडुलम को साइड पे ले जाते हैं इस तरीके से, अगर आप इस पेंडुलम को साइड पे ले जाते हैं तो आपके लिए एक ही फोर्स इस पे काम करती है विच इज mg। अब आप मास को हटा दो, जी बच जाता है, तो आपका टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाता है? 2π√L/g। ये पहला केस है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? इस पेंडुलम को अब मैं लिफ्ट के अंदर प्लेस कर देता हूँ। आई पुट दिस इन अ लिफ्ट। मैं अगर इसको लिफ्ट के अंदर प्लेस कर देता हूं, अब टीचर बोलता है कि लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा, और अगर ये लिफ्ट आपके पास नीचे एक्सेलरेट कर रही है या फ्री फॉल कर रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा। आप अपनी आदत से इसको साइड पे ले जाओ, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपके पास mg नीचे और सूडो फोर्स भी आपके पास नीचे की तरफ। अब आपको करना क्या है? इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देना। जब आप फोर्सेस को ऐड कर दोगे, क्योंकि ये फोर्सेस के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, mg प्लस ऑफ m, मास को हटा दो तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास? g प्लस ऑफ a। तो अब आपको ये g प्लस a ही उठाना है, बाकी कुछ नहीं उठाना। तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√L/g प्लस ऑफ। लो जी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर यही लिफ्ट आपके पास क्या कर रही होती? नीचे की तरफ को गिर रही होती। अगर यही लिफ्ट आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ को गिरती
अगर ये लिफ्ट हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ को गिरती, फिर देखिए बच्चे ऐसे, अगर ये लिफ्ट हमारे पास यहाँ पर गिरती है, आप इसको साइड पे ले जाओ और देखो डाउनवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है, तो हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक ही लग रही है बच्चे। कौन सी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है? तो आपका जवाब होगा सर ये मेरे पास अपवर्ड, सॉरी आई एम सॉरी, ये अब नीचे एक्सेलरेट कर रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, डाउनवर्ड mg लग रही है और ऊपर सूडो फोर्स ma लग रही है। सर मुझे सूडो फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर बेटा पंगा है। अगर सूडो फोर्स नहीं पता तो सूडो फोर्स हम समझ के आते हैं तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस ऐड नहीं होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और mg ma से बड़ा होगा, तभी तो ऑसिलेशन हो पाएंगी। तो यहाँ पर अब मेरे पास mg माइनस ma, तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ l, तो यहाँ पर g माइनस ऑफ a हो जाएगा, g माइनस ऑफ a बच्चा हमारे पास हो जाएगा। चलते चलते हमको यहाँ पर अब और क्या करना है, ये तो हमको बात समझ में आती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, इस पेंडुलम को आप एक गाड़ी के अंदर ले जाते हैं, तो हमारे पास जैसे ही ये पेंडुलम एक गाड़ी में जाता है और गाड़ी एक्सेलरेट हो जाती है, ये गाड़ी के अंदर गया और ये गाड़ी के अंदर एक्सेलरेट हो गया, ये आपकी गाड़ी एक्सेलरेट होगी। जैसे ये गाड़ी एक्सेलरेट होगी पेंडुलम पीछे जाएगा। पेंडुलम पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? ma पीछे। नीचे की तरफ तो सर जी ये तो मेरे पास mg है, नेट फोर्स क्या लग जाएगी जरा बता दो? तो अंडर रूट ऑफ मेरे पास क्या आएगा, m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ऑफ m स्क्वायर इंटू g का स्क्वायर। मास को बाहर निकाल दो तो आपकी इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या निकल जाएगी? मास को बाहर निकाल दीजिए, तो जो बच गया मास के साथ वो एक्सेलरेशन है a स्क्वायर प्लस ऑफ g स्क्वायर। तो अब इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आपके पास l डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस ऑफ g स्क्वायर। ये इतना आसान है, बिल्कुल ये हमारे पास इतना ही आसान, ये इतना आसान है बच्चे, बिल्कुल ये पॉइंट याद रखना, ये हमारे पास इतना आसान है और आप इसको रूट के याद अंदर भी। रूट, बोल बेटा। सर मैंने कहा रूट के अंदर रूट डाला है सर आपने। बिल्कुल बच्चे, जो हम उसको चेंज नहीं कर सकते ना, ओके जो आंसर आ रहा है हमने एक्सेलरेशन को इसके लेंथ के नीचे रखना है। अब आ रहा है तो बच्चे आ रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं? तो ये दोनों फोर्सेस कितने एंगल पे ऐड हो रही है? 90 डिग्री पे, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो रूट में आ रही है, तो मुझे लेंथ के नीचे इफेक्टिव एक्सेलरेशन लगानी लगा। तो 2 मिनट पीछे कर दो सर, स्क्रीन करनी है। जल्दी नोट करिए बेटा। सर हो गया। इसके बाद बच्चे हमारे पास HC वर्मा और आपके NCERT एक क्वेश्चन बनाती है सिंपल पेंडुलम पे, दोनों के दोनों। वो ये बोलते हैं कि गाड़ी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है। अब ये गाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है और गाड़ी जो सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड और रेडियस ऑफ ट्रैक आपके पास किसके बराबर है? स्मॉल r के बराबर। और इस गाड़ी के अंदर अगर इस पेंडुलम को छोड़ दिया जाए तो ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो आपको इसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बता। तो ये अब गाड़ी अगर सर्कुलर मोशन के अंदर जाती है, सर्कुलर मोशन के अंदर, तो इस पेंडुलम पे अब बताओ कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? तो एक, आप इस पेंडुलम को ड्रॉ करें और इस पेंडुलम को साइड पे ले जाए सर्कुलर मोशन में, एक तो आपके पास mg नीचे की तरफ को लग जाएगा और दूसरा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगी विच इज mv स्क्वायर बाई r। यहाँ पर भी ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल इसी तरीके से 90 डिग्री है। नेट फोर्स भी वैसी आ जाएगी। नेट फोर्स के अंदर फर्क सिर्फ कितने का है बच्चे? जी स्क्वायर एज इट इज जी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है बच्चे कि ये एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r अब इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो बताओ अब इसका टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? तो इसका टाइम पीरियड मेरे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, क्योंकि अब जी स्क्वेयर तो वैसे का वैसा रहा, m के साथ जो g आ रहा है, अब जो ऊपर एक्सेलरेशन आ रही है वो एक्सेलरेशन यहाँ पर v स्क्वेयर अपॉन r है। तो अंडर रूट ऑफ v स्क्वेयर अपॉन r का होल स्क्वेयर
प्लस ऑफ जी का स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका इफेक्टिव टाइम पीरियड है। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम ऑन द सर्कुलर ट्रैक, द पेंडुलम ऑन सर्कुलर ट्रैक, द पेंडुलम ऑन द सर्कुलर ट्रैक। ये छोटी छोटी चीजें जो टीचर आपको यहाँ पर पूछेगा, ये छोटी छोटी चीजें मैं अपनी तरफ से मेजर पोर्शन बच्चे आपको कवर करवा रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि कई ऐसे आपको क्वेश्चन मिले, आपको लगेगा कि यार सर ने ये वाला डिस्कस नहीं कराया, होता है बच्चा, हमारे पास क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको वो क्वेश्चन भी करने हैं। ये क्वेश्चन तो वो हैं जो क्वेश्चन आपको हर हालत में आने चाहिए। अब इसके साथ आपको एक तरीका पता लगता है कि पेंडुलम को साइड पे ले जाओ, पेंडुलम को साइड पे ले जाओ, देखो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही है, और उन फोर्सेस का आपने क्या कर देना है? वेक्टर एडिशन कर देना है, उनका आपने यहाँ पर वेक्टर एडिशन कर देना बच्चे। उससे जो एक्सेलरेशन आएगी उसको लेंथ ऑफ पेंडुलम के नीचे लगा देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक और केस आ जाता है, विच इज द टाइम period of pendulum in a medium, time period of a pendulum of the pendulum in a medium। बहुत इंटरेस्टिंग है। इन अ मीडियम मतलब अदर देन एयर। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए कोई एक मीडियम, या हमारे पास एक मीडियम है, और इस मीडियम के अंदर एक पेंडुलम को लटका दिया गया। ये मीडियम है और इसके अंदर हमने एक पेंडुलम को लटका दिया ऐसे। अब देखो बच्चे, पेंडुलम स्फेरिकल बॉडी है, यहाँ पर मेरे पास कैपिटल डी डेंसिटी ऑफ द पेंडुलम, ये डेंसिटी ऑफ पेंडुलम, ये डेंसिटी ऑफ द पेंडुलम है, कैपिटल डी। और हमारे पास रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फिर मीडियम जिसमें ये पेंडुलम मूव कर रहा है। हमारे पास एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब ये पेंडुलम आपके पास ऑसिलेट कर रहा है, ये पेंडुलम मेरे पास क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। अब टीचर बोलता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास आ जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ध्यान से समझना, अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी, और यहाँ पर ब्रैकेट 1 माइनस, ध्यान से समझना, 1 माइनस, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेंसिटी, देखते रहना बच्चे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द पेंडुलम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट है कि ये +2 के अंदर भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन बच्चा हमारे पास देखो कैसे आएगा, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 0.8 ग्राम per centimeter cube, the density of the pendulum is 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गई, दो चीजें आ गई, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इफ द पेंडुलम, अगर जो पेंडुलम है बच्चे हमारे पास, इफ द पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड, हैज द टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड जो है वो 10 सेकेंड्स के, हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स इन द एयर, हवा के अंदर, कैलकुलेट टाइम पीरियड, कैलकुलेट द टाइम पीरियड, आपको यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड इन द कैलकुलेट द टाइम पीरियड इन द, आपको किसके अंदर कैलकुलेट करनी है? इन द आपके पास लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर आपके पास क्या टाइम पीरियड होगा। ये क्वेश्चन अब टीचर ने आपको दे दिया, ये क्वेश्चन अब मुझसे सॉल्व भी होना चाहिए और गलत भी नहीं होना चाहिए। कैसे होगा सॉल्व, जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर पहले तो टाइम पीरियड इन द एयर, जो एयर के अंदर टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है? 10 सेकेंड्स। जब मैंने इसको किसी मीडियम के अंदर डाला तो टाइम पीरियड मान लो टी डैश हो जाएगा, एंड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब ध्यान से समझना, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितने के बराबर है? 0.8। तो 0.8 और नीचे बच्चा हमारे पास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 1.6। आपको ये भी पता लग रहा होगा ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है। एक जगह पे ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहां पर दोनों मल्टीपल हो जाते हैं। चलिए खैर, वो एक अलग बात है, उसको बाद में देखेंगे। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो नीचे कितना आ जाता है? 2 आ जाता है, आया ना?
तो मेरे पास टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। 1 माइनस हाफ कितने के बराबर होता है, जल्दी बता दो। 1 माइनस हाफ किसके बराबर होता है, हाफ के बराबर। ये 2 अब आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 इनटू आपके पास मल्टीप्लाइड बाई एल बाई जी। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, टी डैश मैं रूट 2 को अलग कर देता हूं, तो रूट 2 और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये ऑलरेडी बताओ बच्चे, बताओ कितने के बराबर गिवन है, 10 सेकेंड। ये तो हवा का आ गया। तो टी डैश इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड्स। तो अंडर रूट 2 कितना होता है, 1.4। तो करीबन इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 14 सेकेंड। मैं इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स भी निकाल सकता हूँ। इस क्वेश्चन को करने की मेरे पास एक ट्रिक भी है बच्चे, और वो ट्रिक बड़ी मजेदार है। अगर मैं देखता हूं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, density of object, I'm sorry, not liquid, I'm sorry for my wording, the density of object is n times of बच्चा हमारे पास density of liquid है। अगर ये आपको नजर आ जाता है, तब जब ये नजर आ जाता है, then time period of the pendulum in the liquid will be under root of n times of the time period in the आपके पास क्या आ जाएगा, a। बस इतनी सी बात है, इससे आपको पता लग जाएगा। इस पूरे जंजाल से मैं 2 मिनट में निकल सकता था। मैं कैसे निकल सकता था, यहां पर बताओ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितने के बराबर थी, 1.6। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी थी, 0.8। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 2 के बराबर। तो सीधा मैं यहाँ पे 2 डालता, टाइम पीरियड ऑफ एयर बच्चे 10 सेकेंड है, तो मैं इस क्वेश्चन को फटाफट 2 सेकेंड में भी कर सकता था। स्पीड भी मिली, एक्यूरेसी भी मिली, स्पीड भी मिली, एक्यूरेसी मिली। और यहाँ पर अब ऐसे बहुत क्वेश्चन टीचर अब आपको दे सकता है। अब आपके लिए बच्चों वाला गेम हो गया कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है मान लो 25 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ये भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आपके पास गिवन है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास कितने के बराबर है, मान लेते हैं बच्चे ये मेरे पास 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मुझे बताना कि अगर टाइम पीरियड एयर के अंदर मान लो कि 10 सेकेंड का है, तो मुझे बताना कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन दिस लिक्विड विद दिस डेंसिटी क्या होगा, जरा बता सकता है कोई बच्चा। बहुत आसान है, तो क्या करोगे बच्चे, बताओ जरा मुझे। यहाँ पर n की वैल्यू कितने के बराबर है, बताओ जरा। n की वैल्यू 5 के बराबर है, तो ये 5 आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 10 है ना मजेदार चीज। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये चीज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चीजें चलती रहती है, ये ऐसा थोड़ा यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आप ऐसा क्वेश्चन भी देखोगे कि मेरे पास यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन का ये एंगल थीटा है, और मेरे पास यहाँ पर एक बक्सा रख दिया, इस बक्से पे आपने अब पेंडुलम लटका दिया और ये बक्सा नीचे की तरफ को गिरेगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। तो जब ये नीचे गिरेगा तो मुझे बताना कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तरीका वही है, आप अगर इसको साइड पे ले जाओ तो आपको 2 फोर्सेस नजर आएंगी। एक बच्चा आपके पास mg ये वाली, और दूसरी एक और फोर्स है, क्योंकि जब ये नीचे गिरेगा तो g साइन थीटा से गिरेगा। तो बताओ यहाँ पर एक और फोर्स लग जाएगी, बताओ कौन सी वाली बच्चे, आपके पास mg साइन थीटा सूडो फोर्स। अब दिक्कत ये है इन दोनों फोर्सेस को आपस में ऐड करना है। आप कैसे ऐड करोगे, तो इनको ऐड करने का तरीका यही हमको पता करना है। तो अगर आप इनको ऐड कर पाए, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ कि कैसे ऐड करोगे, तो जो नेट फोर्स आ जाएगी उस नेट फोर्स को अब आप यूज करके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हिंट ये है कि अगर आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचते हो तो ये भी एंगल थीटा है। तो इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके जरा नेट फोर्स निकालो, उससे एक्सेलरेशन निकालो और उससे बच्चे टाइम पीरियड निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना। चलिए बाय बच्चे।